जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जनगणना 2011। जनगणना एक ऐसा सब्जेक्ट यानी एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न देखा ही जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 246 जनगणना के विषय में हमें बताता है और जनगणना जो है यह संघ सूची का एक प्रावधान है, संघ सूची का विषय है। यह संविधान के 7वें अनुसूची में है। तो जनगणना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में के तहत जनसंख्या जनगणना एक संघ का विषय है। यह संविधान के सातवीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। ठीक है। जनसंख्या संबंधित सिद्धांत जो है यह माल्थस ने दिया था। तो जनगणना संबंधित सिद्धांत माल्थस ने दिया था। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मियो ने किया था, किंतु यह एक सीमित क्षेत्र के लिए किया था, यह संपूर्ण भारत के लिए नहीं था। तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मियो द्वारा करवाया गया था, लेकिन नियमित दशकीय जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुआ। तो भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ? 1872 में लॉर्ड मियो ने शुरू किया था, लेकिन नियमित दशकीय जनगणना जो है यह 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुआ। ठीक है। तो भारत में पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मियो, और भारत में नियमित दशकीय जनगणना जो है यह हमारा 1881 लॉर्ड रिपन के समय में हुआ। हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है। ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। उस समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी थे। ठीक है। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो 1951 में हुई थी, और उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये R.A. गोपाल स्वामी थे। R.A. गोपाल स्वामी 1951 के जनगणना आयुक्त थे। ठीक है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन कार्यरत है, जिसके उच्चतम अधिकारी जनगणना आयुक्त होते हैं। ठीक है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। तो 2011 की जनगणना भारत का 15वां जनगणना था, लेकिन स्वतंत्र भारत का 7वीं जनगणना थी। भारत में जनगणना का दायित्व रजिस्ट्रार जनरल का होता है। तो भारत में जनगणना का दायित्व रजिस्ट्रार जनरल का होता है। भारत में अभी तक टोटल 15 जनगणना हो चुका है। 2011 की जनगणना मिला के 15 ठो जनगणना हुआ है, लेकिन स्वतंत्र भारत का ये केवल 7वां जनगणना है, ये याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ लगभग में, याद रखिएगा। ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जो कि विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% है। तो वर्ल्ड में जितनी जनसंख्या है उसका 17.5% भारत में बसता है। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 17.7% रही। ठीक है। तो दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि कितना था? तो 17.7%। और पूरे विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करता है? तो वो 17.5% भारत में निवास करता है। 2011 का जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी। तो 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? ये प्रगणक शिक्षिका था।
तथा इसका आदर्श वाक्य क्या था 2000, ये पूछा जाता है। तो जो 2011 का जो जनगणना हुआ है उसका आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। ये 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था। ठीक है, इसके बाद 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? 2011 के जनगणना के समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। डॉक्टर सी चंद्रमौली 2011 के जनगणना आयुक्त थे। 2011 की जनगणना में कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। ये भी याद रखिएगा, 2011 की जनगणना में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो 29 प्रश्न पूछे गए थे 2011 की जनगणना में। और 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। और 1951 यानी स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो यह थे, एक मिनट, अभी बताया था, आर्य गोपाल स्वामी। आर्य गोपाल स्वामी थे 1951 के जनगणना के आयुक्त। ठीक है, इसके बाद विश्व में पहली बार जनगणना कहाँ हुआ था? ये प्रश्न अगर पूछा जाए, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुआ था? तो ये स्वीडन में हुआ था। स्वीडन में विश्व में पहली बार जनगणना किया गया था। भारत के पास विश्व की कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% क्षेत्रफल है। भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल में से मात्र 2.4% है, किंतु जनसंख्या हमारे पास कितनी है? 17.5%। 17.5% जनसंख्या विश्व की जनसंख्या हमारे पास है, लेकिन हमारे पास जमीन बहुत कम है, 2.4%। ठीक है, उसके बाद 1911 से 1921 इसके दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक यानी माइनस में 0.31% हो गई, और यह भारत के इतिहास जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिसके कारण 1921, याद रखिएगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है, महान विभाजन वर्ष। महान विभाजन वर्ष 1921 को कहा जाता है। ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी जाती है 1921 को। ठीक है, और इसके बाद 1951 को लघु विभाजन वर्ष भी कहा जाता है। तो भारत में महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो यह 1921 को कहा जाता है महान विभाजक वर्ष, और 1951 को लघु विभाजक वर्ष का संज्ञा दिया गया है। लघु विभाजक वर्ष का संज्ञा 1951 को दिया जाता है। साल 1951 में जनसंख्या वृद्धि दर 1.33% से घटकर 1.25 हो गई थी। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा, जो 1921 को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है और 1951 को लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या, इसमें से देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल कितने शहर में निवास करते थे और कितने ग्राम, इसको बांटा गया है। तो शहरी जनसंख्या 31.2% थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या 31.2%, और वही ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो 68.8%। तो इसमें से बस एक याद रख लीजिएगा, शहरी याद रख लीजिएगा, तो ग्रामीण वैसे भी निकाल सकते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या क्या थी? तो 31.2, और ग्रामीण जनसंख्या क्या था? तो 68.8% था। ठीक है, इसके बाद आइएगा, ये पूछा गया प्रश्न है जो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्राम में निवास करने वाली जनसंख्या कितनी है? तो यह 68.8। ये प्रश्न पूछा गया है, हमको याद नहीं आ रहा है किस में पूछा था, लेकिन ये प्रश्न मैंने बनाया था, याद है हमको। ठीक है,
उसके बाद राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2002 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या, ये आ गया मेन डाटा वाला। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य देखिए यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। तो बिहार तीसरे नंबर पे है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर बिहार। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये देखिए सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। एक मिनट, यहाँ याद रखिएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? तो वो है सिक्किम में। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो आपको याद ही होगा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। वैसे ही न्यूनतम जनसंख्या वाला सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या वाला। दिल्ली देश में सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ठीक है, और लक्षद्वीप देश में सबसे कम आबादी वाला यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला या जनसंख्या घनत्व वाला या जनसंख्या आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है ये हमारा दिल्ली है। लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश यह लक्षद्वीप है। ठीक है, याद रखिएगा लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन कौन सा है? तो यह है सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है। 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसी प्रकार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर पूछा जाए तो आप सभी को पता होगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये हमारा बिहार है। बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद है केरल। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, ये याद रखिएगा। इसका डाटा भी 1106 और पश्चिम बंगाल है उसके बाद, और उसके बाद केरल है। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद पश्चिम बंगाल 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर केरल है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। इसके नीचे ये देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो अभी न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य हम लोग पढ़े थे सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। उसी को उल्टा अगर कर देते हैं हम तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हमें मिल जाएगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। फिर मिजोरम 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। और सिक्किम में 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। तो याद रखेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो क्या बोलेंगे? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। ठीक है, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश यहाँ देखते हैं। ये तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सब इसमें 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, निवास करते हैं।
तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला या सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह दिल्ली है और 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसमें निवास करते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश मैंने बताया था लक्षद्वीप, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो यह अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार में न्यूनतम जनसंख्या वाला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। ठीक है, इसमें 46 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद दशकीय वृद्धि से हम पढ़ते हैं तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मेघालय में नोट किया गया है 27.9%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मेघालय में 27.9% और दशकीय वृद्धि में न्यूनतम जो है न्यूनतम दशकीय वृद्धि कहाँ हुई है? तो ये नागालैंड में हुआ, ये माइनस में हुआ है। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ हुआ है? तो ये हमारा मेघालय में हुआ है 27.9%। लेकिन दशकीय वृद्धि न्यूनतम कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नागालैंड में -0.6%। और केंद्र शासित प्रदेश में यही पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला दादर नगर हवेली और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला लक्षद्वीप है। ठीक है, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय है, ये 27.9% की दशकीय वृद्धि नोट की गई है। और वही दशकीय वृद्धि न्यूनतम नागालैंड में है, यहाँ -0.6%। वही केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दादर नगर हवेली में और न्यूनतम दशकीय वृद्धि लक्षद्वीप में देखी गई है। और भारत का दशकीय वृद्धि कितना था? तो 17.7%। भारत में 17.7% था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद लिंगानुपात यानी प्रत्येक 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, उसे लिंगानुपात कहा जाता है। वही लिखा हुआ है, लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। केरल में 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है। तो 3 याद रखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं। उसके बाद तमिलनाडु में 1000 पुरुषों पे 996 महिलाएं। और उसके बाद आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में 993 महिलाएं प्रति 1000 व्यक्ति पे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में है 991, ये याद रखिएगा। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य तो आप लोग को पहले ही पता होगा, हरियाणा है, हरियाणा। उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम, फिर बिहार। तो चौथे नंबर पे बिहार आता है, लेकिन सबसे पहले नंबर पे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य में हरियाणा, फिर जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम और उसके बाद बिहार। तो हरियाणा में कितना लिंगानुपात है? तो प्रति 1000 व्यक्ति पे 879 महिलाएं हैं। 879 महिलाएं प्रति 1000 व्यक्ति पे है। उसके बाद जम्मू कश्मीर 889 महिलाएं प्रति 1000 व्यक्ति पे है। और उसके बाद सिक्किम 890। और उसके बाद बिहार का तो आपको याद ही होगा, याद नहीं है तो याद कीजिए। बिहार में लिंगानुपात है 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में देख लेते हैं तो सर्वाधिक जो है लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह है पुडुचेरी। पुडुचेरी में सर्वाधिक लिंगानुपात है केंद्र शासित प्रदेश में 1037। और उसके बाद सबसे
कम जो है ये है, सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश ये है दमन एवं दीव। इसमें है सबसे कम लिंगानुपात 618, ये याद रखिएगा। अगर ऐसे पूछा जाए सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन सा है, तो आपको दमन एवं दीव लगाना है। अगर केंद्र शासित प्रदेश या राज्य दोनों दे तो, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे उसमें भी आपको दमन एवं दीव लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 618 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे है। लेकिन सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश ये है हमारा पुडुचेरी 1037, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और बिहार। ठीक है, उसके बाद साक्षरता पे बात करते हैं हम लोग। तो सर्वाधिक साक्षरता आप सभी को पता होगा केरल, सर्वाधिक साक्षरता केरल 94%, सर्वाधिक साक्षरता 94% केरल, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद गोवा और उसके बाद त्रिपुरा। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। तो केरल में कितना साक्षरता दर है, तो 94%, मिजोरम में कितना है, तो 91.3%, गोवा में 88.7% और त्रिपुरा में 87.2%। तो सर्वाधिक जनसंख्या इसमें से ये इसका याद रखिएगा परसेंटेज, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखना है, एक बार दिमाग में रखिएगा। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है 94%, उसके बाद मिजोरम है 91.3% के साथ, उसके बाद गोवा है 88.7% के साथ, और उसके बाद त्रिपुरा है 87.2% का। उसके बाद बिहार में जो है यह सबसे कम है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार 61.8% बिहार में है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश 65.4%, और उसके बाद राजस्थान 66.8%। तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार 61.8%, उत्तर प्रदेश 65.4% और उसके बाद राजस्थान 66.8% के साथ। ठीक है, और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो यह लक्षद्वीप है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य तो केरल है, लेकिन सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश यह लक्षद्वीप है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर क्या है, तो यह है 71.2% शायद, ये एक बार देख लीजिएगा। और महिलाओं की 51% है, 51 कुछ % है। और टोटल कितना है बिहार में साक्षरता दर, तो 61.8%। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। फिर उत्तर प्रदेश 65.5%, उसके बाद राजस्थान है 66.8% के साथ। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य लक्षद्वीप है, और सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश यह है दादर एवं नगर हवेली। और सबसे ज़्यादा SC यानी अनुसूचित जाति वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश है। लेकिन ये याद रखिएगा, सर्वाधिक SC जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज में सबसे ज़्यादा SC कहाँ वास करता है, तो यह पंजाब में करता है। तो यही लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा SC जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा SC जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पंजाब है। ठीक है, इसके बाद सबसे ज़्यादा ST यानी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यह मध्य प्रदेश है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या ST यानी अनुसूचित जनजाति वाला राज्य
जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो यह लक्षद्वीप बताएंगे हम लोग। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में एसटी यानी अनुसूचित जनजाति कहाँ वास करती है तो यह केंद्र शासित प्रदेश। और राज्य में पूछे तो लक्षद्वीप लगाएंगे। और वैसे राज्य में पूछे परसेंटेज में एसटी ऐसे पूछेगा अगर सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो यह मध्य प्रदेश होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है तो यह मिजोरम होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो यह लक्षद्वीप सॉरी माफ़ कीजिएगा, यह लक्षद्वीप होगा। ठीक है। उसके बाद भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति है या समूह है। तो भारत की सबसे बड़ी आदिवासी समूह या सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है तो भील जनजाति। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या गोवा में है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है तो यह हिमाचल प्रदेश में है। और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है तो यह गोवा में है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या दिल्ली में, केंद्र शासित प्रदेश में यही पूछे तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या दिल्ली में और न्यूनतम शहरी जनसंख्या अंडमान निकोबार में है, ये याद रखिएगा। अगर राज्य में पूछे तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है और वही सबसे अधिक शहरी जनसंख्या गोवा में है। और वही केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या दिल्ली में है और न्यूनतम शहरी जनसंख्या अंडमान निकोबार में है। ठीक है। इसके बाद नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति यानी एससी वास नहीं करता है। एससी कहाँ नहीं मतलब रहते हैं तो नागालैंड निवास नहीं करते हैं। तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति यानी एससी निवास नहीं करते हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी निवास नहीं करते हैं। तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी एससी यानी अनुसूचित जाति निवास नहीं करता। वही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।